नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इतिहास के एक बेहद ही शानदार और रोमांचक अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। अक्सर हम महान साम्राज्यों के उठने और गिरने की कहानियां सुनते हैं, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे राजवंश की गहराई में उतरने वाले हैं जिसका इतिहास लगभग 1400 वर्षों तक बिना रुके आबाद रूप से चलता रहा। हम बात कर रहे हैं गुहिल या सिसोदिया राजवंश की। यकीन मानिए, दुनिया के इतिहास में यह अपने आप में एक अजूबा है। यह सिर्फ एक रियासत की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है अपने अस्तित्व, अपने सम्मान और अपनी जड़ों को हर कीमत पर बचाए रखने की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक बेहद दिलचस्प सवाल पर विचार कीजिए। पूरी दुनिया में सबसे पुराना शासक राजवंश आखिर कौन सा है? शायद ध्यान तुरंत रोमन साम्राज्य, मिस्र के फिरौन या फिर चीन के पुराने राजवंशों की तरफ जाए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि संसार के सबसे प्राचीन राजवंश का ये गौरव हमारे भारत के राजस्थान की एक रियासत को प्राप्त है, और वो है मेवाड़ का गुहिल वंश। सोचिए, एक ऐसा राजवंश जिसने बिना रुके सदियों तक एक ही क्षेत्र पर शासन किया। ये वाकई कमाल की बात है। तो आइए देखते हैं कि हम इस विषय को कैसे समझने वाले हैं। आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा बहुत ही स्पष्ट है। हम शुरुआत करेंगे स्वतंत्रता से ठीक पहले के राजस्थान को समझने से। इसके बाद हम मेवाड़ राज्य की भौगोलिक परिभाषा और उसके नाम के पीछे का इतिहास जानेंगे। फिर हम मेवाड़ के ऐतिहासिक ध्वज के उन प्रतीकों को समझेंगे जो बहुत कुछ बयां करते हैं। इसके बाद हम इस राजवंश की उत्पत्ति के सिद्धांतों और उनके इष्ट देवों पर बात करेंगे, और अंत में जानेंगे उनके उन 9 राजधानियों की कहानी जो उनके लचीलेपन का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो चलिए अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान। मेवाड़ के असल महत्व को अगर समझना है तो हमें सबसे पहले उस समय के राजनीतिक परिदृश्य को समझना होगा। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब का राजस्थान आज के राजस्थान से बिल्कुल अलग था। ये एक बहुत ही उलझा हुआ और जटिल भू राजनीतिक ढांचा था। 19 ये एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि उस समय के परिदृश्य को समझने की सबसे बड़ी कुंजी है। स्वतंत्रता के समय पूरे राजस्थान क्षेत्र में कुल 19 रियासतें मौजूद थीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके साथ 3 ठिकाने भी थे: नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। इन सबके बीच में एक केंद्र शासित प्रदेश भी मौजूद था जिसे अजमेर मेरवाड़ा प्रांत कहा जाता था। अब इस पूरे जंजाल और इन 19 अलग अलग रियासतों के बीच मेवाड़ कहाँ खड़ा था, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम उस समय की अन्य रियासतों से तुलना करें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। जैसे अगर सबसे बड़े क्षेत्रफल की बात करें तो वो रियासत थी मारवाड़ यानी जोधपुर। जनसंख्या के मामले में जयपुर सबसे आगे था। आकार में सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी और अंग्रेजों के समय बनी सबसे नई रियासत झालावाड़ थी। लेकिन जरा इस आखिरी नाम पर गौर कीजिए। सबसे पुरानी रियासत मेवाड़, जिसकी स्थापना लगभग 567 ईस्वी में हुई थी। ये एक तथ्य ही अपने आप में काफी है ये साबित करने के लिए कि मेवाड़ का इतिहास अपने पड़ोसियों के मुकाबले कितना गहरा और प्राचीन था। बड़े परिदृश्य को समझने के बाद अब हम अपने दूसरे भाग पर आते हैं, मेवाड़ राज्य को परिभाषित करना। अब हम अपना ध्यान पूरी तरह से मेवाड़ के भूगोल और इसके नाम की उत्पत्ति पर केंद्रित करेंगे। समय के साथ ये इलाका कैसे कैसे बदला, ये जानना सच में बहुत दिलचस्प है। आखिर ये मेवाड़ नाम आया कहाँ से? दरअसल इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के मेदपाड़ या मेवाड़ से हुई है। मेव या मेर यहाँ रहने वाली एक प्रमुख जनजाति थी और वाड़ का अर्थ होता है रक्षित प्रदेश, यानी सीधे शब्दों में कहें तो वह भूमि जो मेव जनजाति द्वारा रक्षित थी। अगर हम इतिहास में थोड़ा और पीछे जाएं, महाभारत काल की तरफ, तो ये पूरा क्षेत्र सीवी जनपद का हिस्सा हुआ करता था। उस समय इसकी राजधानी मध्यमिका थी, जिसे आज हम नगरी के नाम से जानते हैं। और अगर आज के आधुनिक समय की बात करें तो ये ऐतिहासिक मेवाड़ क्षेत्र मुख्य रूप से 4 जिलों में फैला हुआ है: भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। तो चलिए अब इस विश्लेषण के तीसरे भाग की ओर चलते हैं, मेवाड़ के ध्वज को डिकोड करना। हम सब जानते हैं कि किसी भी राज्य का ध्वज सिर्फ एक कपड़ा नहीं होता, वो उस राज्य की आत्मा का आईना होता है। ये ऐतिहासिक ध्वज आज भी उदयपुर के संग्रहालय में पूरी शान से रखा हुआ है, और यकीन मानिए इसके भीतर इस राज्य की पूरी विचारधारा छुपी हुई है। ध्वज पर बनी इन आकृतियों को ध्यान से देखते हैं। सबसे ऊपर चमकते हुए सूर्य की आकृति है, जो चीख चीख कर इन शासकों के सूर्यवंशी होने का प्रमाण देती है। बिल्कुल बीचों बीच चित्तौड़गढ़ किले का एक बहुत ही गौरवशाली दृश्य है। लेकिन इस ध्वज का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है इसके दोनों ओर खड़े योद्धा। एक तरफ हाथ में तलवार लिए एक क्षत्रिय राजपूत योद्धा है,
और दूसरी तरफ भाला पकड़े हुए भील सेनापति पूंजाजी खड़े हैं। ये कोई साधारण चित्र नहीं है, ये राजपूत शासकों और भील जनजातियों के बीच के उस बेहद मजबूत ऐतिहासिक गठबंधन का प्रतीक है जिसने महाराणा प्रताप के समय में मेवाड़ को हर मुश्किल में अजेय बनाए रखा था। और इसी ध्वज के ठीक नीचे एक बहुत ही शक्तिशाली आदर्श वाक्य लिखा है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। इस एक अकेली पंक्ति में मेवाड़ का पूरा अस्तित्व और उनकी कभी ना टूटने वाली भावना सिमटी हुई है। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो इंसान अपने कर्तव्य, अपने धर्म और अपनी जड़ों पर मजबूती से टिका रहता है, स्वयं ईश्वर उसकी रक्षा करता है। और मेवाड़ के शासकों ने इसे सिर्फ ध्वज पर लिखवाया नहीं, बल्कि इसे अपनी पीढ़ियों तक जिया भी है। अब आते हैं अपने चौथे भाग पर, उत्पत्ति और इष्ट देव। ध्वज और उसके प्रतीकों को समझने के बाद अब यह जानना जरूरी हो जाता है कि गुहिल राजवंश की असली ऐतिहासिक और पौराणिक जड़ें कहाँ जुड़ी हैं। इतिहास के पन्नों में इस बात को लेकर काफी दिलचस्प बहस देखने को मिलती है कि वास्तव में इस राजवंश की शुरुआत कहाँ से हुई थी। राजवंश की उत्पत्ति को लेकर हमारे सामने मुख्य रूप से दो बिल्कुल अलग अलग सिद्धांत आते हैं। एक तरफ मशहूर इतिहासकार अबुल फजल हैं। उनका मानना था कि मेवाड़ की ये गुहिल शासक दरअसल ईरान के शासक नौशेरवां-ए-आदिल की संतानें हैं, जो बाद में किसी तरह गुजरात होते हुए मेवाड़ में आकर बस गए। वहीं दूसरी तरफ इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड का एक अलग ही सिद्धांत है। उनका कहना है कि ये गुजरात के शासक शिलादित्य के वंशज हैं। ये दोनों ही दृष्टिकोण हमें बताते हैं कि इस राजवंश की जड़ें कितनी गहरी और रहस्यमयी हैं। सिद्धांत चाहे जो भी हों, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि मेवाड़ के शासक खुद को क्या मानते थे। वे स्वयं को हिंदुआ सूरज यानी सूर्यवंशी कहते थे, और ये सिर्फ कोई हवाई दावा नहीं था। इसके बहुत ही पुख्ता पुरातात्विक प्रमाण आज भी मौजूद हैं। बप्पा रावल के समय के सोने के सिक्कों को ही ले लीजिए, उन पर स्पष्ट रूप से सूर्य की आकृति बनी हुई है। और बाद में महाराणा रायमल ने एकलिंगनाथ मंदिर के शिलालेख में तो साफ साफ सूर्यवंशी क्षत्रिय शब्द ही लिखवा दिया था। यही उनकी पहचान का सबसे ठोस और मजबूत आधार था। किसी भी राजवंश के टिके रहने में उनकी आध्यात्मिक शक्ति का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसे समझने के लिए हमें कुल देवता और आराध्य देवता के बीच के फर्क को समझना होगा। कुल देवता वो होते हैं जिन्हें पूरा वंश पीढ़ियों से पूछता आ रहा है। मेवाड़ के कुल देवता एकलिंगनाथ जी हैं, जिनका मंदिर उदयपुर के कैलाशपुरी में स्थित है, और राजवंश की कुल देवी बाण माता हैं। वहीं दूसरी ओर आराध्य देव वो होते हैं जिन्हें कोई विशेष शासक अपने ईष्ट के रूप में चुनता है। जैसे राजसमंद के गढ़बोर चारभुजानाथ आराध्य देवता हैं और हल्दी घाटी की चारभुजा माता आराध्य देवी हैं। इसी गहरी आध्यात्मिक नींव ने ही उन्हें हर बड़े संकट में चट्टान की तरह खड़े रहने की हिम्मत दी। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी चर्चा के 5वें और सबसे रोमांचक हिस्से पर, 9 राजधानियों की कहानी। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जिसने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरी 9 बार अपनी राजधानी बदली हो। और ध्यान रहे, ये बदलाव कोई कमजोरी या हार का प्रतीक नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उनके असीमित साहस और समय की मांग के अनुसार खुद को ढाल लेने की एक असाधारण रणनीति थी। चलिए इन राजधानियों के सफर को शुरुआत से देखते हैं। इस राजवंश की जो सबसे पहली राजधानी बनी वो थी नागदा, जिसे बप्पा रावल ने स्थापित किया। वक्त बदला और शासक अल्लाट ने अहड़ को अपनी नई राजधानी बना लिया। फिर बारी आई तीसरी और शायद सबसे प्रसिद्ध राजधानी चित्तौड़गढ़ की, जिसे रावल जेत्र सिंह ने स्थापित किया। लेकिन जब चित्तौड़गढ़ पर मुगलों का भारी खतरा मंडराने लगा तो महाराणा उदय सिंह ने बहुत ही रणनीतिक सूझबूझ दिखाते हुए उदयपुर की स्थापना की। अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उन्होंने कुछ समय के लिए गुगुंदा को भी अपनी राजधानी बनाए रखा। आप देख सकते हैं कि हर एक बदलाव परिस्थितियों के आगे झुकने के बजाय उनसे निपटने की एक सोची समझी चाल थी। इसके बाद का जो दौर था वो संघर्ष और कूटनीति की सबसे बड़ी परीक्षा था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद और मुगलों से लगातार चल रहे कड़े संघर्ष के दौरान महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने अरावली की सुरक्षित पहाड़ियों में पहले कुंभलगढ़ और फिर चावंड को अपनी राजधानी बनाकर अपना संघर्ष जारी रखा। उनके बाद जब उनके पुत्र महाराणा अमर सिंह के समय 1615 में मुगलों के साथ संधि हुई तो उन्हें चित्तौड़गढ़ वापस मिल गया, जो उनकी 8वीं राजधानी बनी। और अंत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ महाराणा भीम सिंह ने संधि की, तब 9वीं और आखिरी बार राजधानी तय हुई, जो थी उदयपुर। जैसे ही हम आज के इस गहरे विश्लेषण के अंत में आते हैं, हमारे सामने एक बहुत ही ताकतवर सवाल खड़ा होता है। 9 अलग अलग राजधानियों में स्थानांतरित होने से दुनिया का सबसे पुराना राजवंश बड़े बड़े साम्राज्यों से भी अधिक समय तक कैसे टिक पाया?
एक तरफ जहां दुनिया के विशाल साम्राज्य अपनी एक राजधानी छिनते ही ताश के पत्तों की तरह बिखर गए, वहीं मेवाड़ ने जमीन के एक टुकड़े से ज्यादा अपनी स्वतंत्रता और अपने उसूलों को महत्व दिया। राजधानियां बदलती रहीं, महल छूटते रहे, लेकिन उनका स्वतंत्र अस्तित्व हमेशा कायम रहा। और शायद यही वो सबसे बड़ा रहस्य है। इतने बड़े साम्राज्यों के पतन के बीच क्या जमीन से ज्यादा अपने उसूलों और अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही उनके इस 1400 साल लंबे अमृतत्व का कारण था? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।